वेलकम एवरीवन। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप। और साथ ही साथ आज का दिन कंसर्न हम करने वाले हैं एयर कंडीशनर के शेयर्स के ऊपर, यानी कि ऐसे शेयर्स जो एयर कंडीशनर्स बेचते हैं या एयर कंडीशनर में सर्विसेज देते हैं और वो मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं और किस तरीके से उनके जो शेयर्स है ट्रेड करते हैं। फाइनली हम इन चीज़ों को दो तरीके से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, फिर अपने इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे शेयर्स का, और फिर हम थर्ड पॉइंट में पूछेंगे कंक्लूजन के ऊपर कि हमारे कंक्लूजन के हिसाब से वो शेयर अच्छा है या नहीं है। तो उसे सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में ओके होगा, तभी हम उसका टेक्निकल करेंगे और तभी हम एक कंक्लूजन के ऊपर जाएंगे। तो ये पूरा एक सीक्वेंस होता है कि किसी भी शेयर को निवेश कैसे किया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले एयर कंडीशनर के अंदर टोटल ऐसे 5 शेयर्स, 5 ही कंपनीज हैं जो मार्केट के अंदर लिस्टेड है और इनका अगर एक साल का रिटर्न देखा जाए तो रिटर्न कुछ इस तरीके से है। रिटर्न है कि अंबर इंटरप्राइजेज 88% रिटर्न, वेरी गुड रिटर्न। ब्लू स्टार के ने 76%, वोल्टास 31, शार्प इंडिया 9 एंड जॉनसन दिस। देखो, एयर कंडीशनर में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात चीज तो पता है कि एयर कंडीशनर लोग कब खरीदते हैं। एयर कंडीशनर लोग समर में खरीदते हैं, गर्मियों में। तो अभी गर्मियां आने ही वाली है, 2 महीने के अंदर अंदर ये गर्मियां यहाँ पे आ जाएगी और वहीं पे एयर कंडीशनर का जो बिजनेस है ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज द टाइम जब मार्केट के अंदर कूल डाउन है एयर कंडीशनर के शेयर प्राइसेस के अंदर, तो वहां से हमें एंट्री लेने के हम सोच सकते हैं। तो तभी आज अपने खरीदेंगे, तभी मार्केट में हमें एक अच्छा प्राइस मिल सकेगा। ठीक है, तो टॉप परफॉर्मेंस के बारे में देखें तो जो अच्छा सबसे बेहतरीन प्रॉफिट है डेफिनेटली वोल्टास। आप वोल्टास की एसी भी यूज़ करते होंगे, वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर एंटरप्राइज, शार्प इंडिया और जॉनसन कंट्रोल, ये सारी कंपनीज हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब इसके सेक्टर के अंदर हम जो है वो देखेंगे। सबसे पहली कोई भी एक कंपनी अपने सिलेक्ट करते हैं और सबसे पहले अपने देख लेते हैं अंबर एंटरप्राइज, जिसने सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया है। अंबर एंटरप्राइज कंपनी जो है, इसका शेयर कितने का है? इसका शेयर है 3711 रुपए का एक शेयर है और इसने 52 वीक के अंदर 1762, यानी कि जस्ट डबल हो गया विद इन कितने टाइम के अंदर? 52 वीक्स के अंदर ये क्या हो गया? शेयर डबल हो गया। मार्केट कैप की अगर बात करें तो मार्केट कैप इसकी 12,504 करोड़ रुपए है। ठीक है, एंटरप्राइजेस वैल्यू और इसकी कैश रिजर्व कितना है? इसका कैश इसके पास ज़्यादा है, यानी कि एंटरप्राइजेज वैल्यू आज ज़्यादा है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी ज़्यादा है। एंटरप्राइज वैल्यू यानी कि ईवी, यानी कि उसकी राइट नाउ वैल्यू क्या है। उस कंपनी को अगर आज की आज बेच दिया जाए तो ये वैल्यू उसमें से निकलेगी। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर 3.37 करोड़, पीई रेशियो 271, मतलब पीई रेशियो इसका बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। पीबी रेशियो ठीक है, फेस वैल्यू 10 है। डिविडेंड, ये डिविडेंड नहीं देती है, तो मतलब इस कंपनी के अंदर डिविडेंड आज तक इसने कभी नहीं दिया है। बुक वैल्यू इसकी 910 रुपए है। डेफिनेटली डेट बहुत ज़्यादा ले रखा है इन्होंने। इस कंपनी ने डेट कितना ले रखा है? 1182 करोड़ रुपए का इसने क्या ले रखा है? डेट ले रखा है। प्रमोटर होल्डिंग 40%, यानी कि ईपीएस 15, और अगर अपने पीई रेशियो को ईपीएस से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये वैल्यू आती है। ठीक है, तो मोर देन 10-20 टाइम्स के आसपास है इसका। तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं एक रेशियो अच्छा मुझे इसका नहीं लग रहा है, इतना ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे पहली बात, पीई रेशियो। देखो, पीई रेशियो ज़्यादा तब होता है जब पब्लिक की डिमांड ज़्यादा होती है। अगर पब्लिक की डिमांड इस शेयर में ज़्यादा है तभी पीई रेशियो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब लोगों को ये शेयर तो काफ़ी पसंद है, लेकिन जिस हिसाब से इसको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न देना चाहिए वो इसका ईपीएस इसका जो है वो कम है। प्रमोटर की होल्डिंग भी कम है, ये एक चिंता का विषय मुझे लग रहा है। कंपनी के पास डेट भी है, लेकिन ठीक है, कंपनी की वैल्यू अगर 13,000 करोड़ रुपए है, उसमें से इसने नियर 1100 करोड़ ही लिया, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि वो 1% या 10% के करीब ही इन्होंने क्या लिया हुआ है, जो डेट में पैसा ले रखा है। रेट ऑफ इक्विटी भी ठीक है। सेल्स ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी है, मतलब फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद अगर आपने चेक करें तो इसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है, तो मतलब ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे इसका एक प्लस पॉइंट ये आ गया। चलिए ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रहा है। चलिए, इसके बाद अगर अपने बात करें चार्ट्स की, तो चार्ट्स की बात अपने करने वाले हैं थोड़े टाइम बाद। पहले पीई रेशियो इसका 400 के आसपास था, लेकिन इसके पीई रेशियो में बहुत तगड़े तरीके से डिक्लाइन हुआ है। पीई रेशियो में डिक्लाइन होने का मतलब है कंपनी के पास कोई नेगेटिव न्यूज़ आई या फिर कंपनी ने अपना जो लोगों का विश्वास है उसके साथ काम नहीं किया, तभी इसका पीई रेशियो क्या हुआ? नीचे आया।
सभी का पीई रेशियो एक कंपैरिजन करते हैं और जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा विजयी घोषित होगा उस कंपनी का अपने क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। चलिए, वोल्टास का शेयर प्राइस 1024 है, मार्केट कैप भी इसका सबसे ज़्यादा है, पीबी रेशियो, बुक वैल्यू भी इसकी ठीक है, बुक वैल्यू एज कंपेयर टू दिस, बुक वैल्यू जितनी ज़्यादा हो उतनी ज़्यादा बेटर। अच्छा देखो, बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे 15.64 है, यहाँ पे 15.39 है। पी रेशियो इसका कम है, पी रेशियो इसका कम है, इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से हम वोल्टास का पहले करने वाले हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 3% है, लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट भी इसको ज़्यादा है। आरओसीआई भी इसको चला जाता है, और साथ में इप्टा यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिशिएशन, यानी कि इसके बाद भी ये सब काटने के बाद भी बिफोर, अर्निंग बिफोर इनकी इतनी है, आफ्टर टैक्स वो थोड़ा कम हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम एक वोल्टास को डेफिनेटली अपने वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने वॉच लिस्ट के अंदर किसको रखा था, रेलटेल को रखा था और इंडस को रखा था, और तीसरी जो वॉच लिस्ट हमारी निकलेगी, तीसरा नंबर जो जिसने गेन किया है वो है वोल्टास। ठीक है, तो अब ये हमारी जो वॉच लिस्ट तैयार हो रही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके अंदर हम एक बार सारे शेयर्स को देखने के बाद वहाँ पे उसके अंदर क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, वेल एंड गुड। इस कंपनी ने जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो अचानक से डिक्लाइन हुई है, दिस इज़ नॉट ए गुड कॉन्सेप्ट। ये भी रिटर्न ऑन इक्विटी भी ठीक नहीं है, आरओसीई भी इसका ठीक है लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, इट्स ओके। ओके, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि जो भी इंटरेस्ट है इसकी पेमेंट का रेशियो जो है वो भी ठीक है, यानी कि जो भी इन्होंने पैसे अगर पेमेंट पे ड्यू पे भी दिए हैं तो उसके बाद इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या रहा है। देखो, डेट इक्विटी रेशियो ये क्या होना चाहिए, 1:1 होना चाहिए, लेकिन इसका 0.73। इट्स ऑल्सो अ गुड कॉन्सेप्ट कि इन्होंने डेट जो है मार्केट से कम ले रखा है, जो कि हमें पता है। ठीक है, प्रोमोटर होल्डिंग इसके अंदर ठीक है, एफआईआईज की होल्डिंग इसके अंदर 28% है। देखो 28% एफआईआईज की होल्डिंग का एक थोड़ा सा डर ये होता है कि जहाँ पे एफआईआईज निवेश कर देती है वो कंपनीज बहुत अच्छे से काम करती है, यानी कि जहाँ एफआईआईज का निवेश है वहाँ पे एफआईआईज प्रॉपर निगरानी रखे हुए है इसके ऊपर कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रही, और वहाँ पे कंटिन्यूसली काम चलता रहता है। लेकिन बात ये कि प्रमोटर्स के पास होल्डिंग काफ़ी कम है, पब्लिक के पास 16% है, डीआईएस के पास 14, अदर्स के पास 0। तो यहाँ पे अगर मेरे को लगता है कि वोल्टास में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा है तो मैं उसके साथ जाना पसंद करूंगा। एफआईआईज, क्योंकि मार्केट के अंदर एफआईआईज ने बाइंग और सेलिंग के ऊपर मार्केट को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट वो कर सकते हैं। एफआईआईज का विश्वास होना देखो बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे एफआईआईज इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब इस कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा दम है। ठीक है, चलिए, कंपनी का पुअर प्रॉफिट ग्रोथ रहा पिछले पास्ट 3 सालों के अंदर, ये इसकी लिमिटेशन रही है। रिवेन्यू इनका 18%, यानी कंपनी ने इन्फ्लेशन बढ़ाई है, यानी नेट कंक्लूसिवली ये बात बोल सकते हैं अपने। चलिए, नेट सेल्स की अगर अपने बात करें क्वार्टर रिपोर्ट की, तो कंपनी की सेल्स रेगुलर डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, कंपनी के एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली डिक्लाइन हो रहे हैं, कंपनी के ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डिक्लाइन हो रहे हैं, कंपनी के असेट्स के डेप्रिशिएशन जो है इंक्रीज होता चला जा रहा है, यानी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, कंपनी के टैक्सेस जो है वो भी कम हो रहे हैं एज कंपेयर टू डेट। कंपनी के ओवरऑल जो सिनेरियो है वो थोड़े से इनफेक्टिव लग रहे हैं। ठीक है, ऑल इन फिगर इन करोड़, क्वार्टरली रिपोर्ट था, लेकिन पी&एल, अगर पी&एल की बात करें तो एक साल के अंदर कंपनी ने जो क्या है ग्रोथ करी है, पूरे साल के बेस पे कंपनी के एक्सपेंडिचर भी बहुत ज़्यादा तरीके से ग्रो है, यानी कि यहाँ पे अगर अपने देखें कि एक्सपेंडिचर में ग्रोथ कितना हुआ है, एक्सपेंडिचर में नियर अबाउट 22,000 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, और प्रॉफिट भी कितना हुआ है, 1900 करोड़। तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छी सिचुएशन है कंपनी की। कंपनी का सेल्स अगर इतना बढ़ा है तो कंपनी ने अपना एक्सपेंडिचर भी इतना बढ़ा दिया, हो सकता है कि कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट किया हो, तो वहाँ पे देखते हैं कैश फ्लो के अंदर क्या स्टेटमेंट है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में भी इंक्रीमेंट हुआ है, अदर इनकम भी कंपनी की थोड़ी बहुत ही इंक्रीज हुई है, बाकी सब मैटर नहीं कर रहा है। कंपनी की शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कंपनी ने रिजर्व्स अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, ठीक है, और कंपनीज के पास बोरोइंग जो है इंक्रीज हुई है एज कंपेयर टू डेट, तो इंटरेस्ट इनकम भी वहाँ से क्या हुई है, इनकी इंक्रीज हुई है। कंपनी के असेट्स भी, कंपनी ने असेट्स परचेज किए हैं, देखो तभी इनका कंपनी का सेट हुआ है। देखो 500 करोड़ का तो इन्होंने ये पूरा असेट ही
जो है खरीद लिया है, ठीक है। वर्क इन प्रोसेस इनका कुछ भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट वगैरह सबको मद्देनजर रखते हुए करंट असेट्स जो है कंपनी के पास काफ़ी है, ठीक है। टोटल असेट के अंदर कंपनी ने 1000 CR का जो है बढ़ोतरी यहाँ पे करी है, ठीक है। तो कंपनी ने उस हिसाब से खर्चा किया है, तो उस हिसाब से कंपनी का एक्सपेंड जो है फ्लो भी बढ़ा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। कंपनी ने डिविडेंड 16 रुपये का डिविडेंड दिया, 2020 के बाद कोई डिविडेंड भी नहीं दिया, तो यहाँ पे मेरे लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट रखते हैं। कैश फ्लोज कंपनीज के काफ़ी इतने कोई इफेक्टिव नहीं है, धीरे धीरे कैश फ्लोज जो है वो कम होते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग में भी ठीक है, इंक्रीमेंट है, लेकिन ओवरऑल कैश फ्लोज के अंदर फाइनेंशिंग कैश फ्लोज काफ़ी इसके रिड्यूस दिख रहे हैं मुझे। तो कंक्लूसिव ये है कि मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में नहीं लेने वाला, बिकॉज कंपनीज के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, बाकी इतने भी मेरे को अट्रैक्टिव नहीं लगे जितना मैं इससे बेटर कोई और कंपैरिजन में देख सकता हूँ। तो अब मैं अगर वोल्टास को देखूँ, बिकॉज ये वीडियो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, लेकिन अगर मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली देखो, इसका मार्केट कैप भी अच्छा है, एंटरप्राइज वैल्यू भी इसकी अच्छी है, पीई रेशियो भी इसका काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। कैश भी इसके पास अच्छा खासा पड़ा है, जो कल को अचानक से, और कंपनी ने डेट भी ज़्यादा नहीं ले रखा, 315 करोड़, उसने 1000 कुछ करोड़ का ले रखा था। कंपनी के पीई रेशियो में देखो बढ़ोतरी हुई है, यानी कि लोगों का इंटरेस्ट और इंक्रीज हुआ है इसके अंदर। प्राइस शेयर्स भी कंटिन्यूसली अप की तरफ ही जा रहे हैं, कंपैरिजन हम कर चुके हैं, लेकिन कंपनी के ओवरऑल देखो हर चीज़ में ग्रोथ लग रही है मुझे, तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो है। तो वोल्टास इज अ गुड चॉइस ऑफ मी। प्रमोटर की होल्डिंग, DIIs की होल्डिंग, FIs की होल्डिंग, देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग ने मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंट किया, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग ओनली 30% है, वहाँ पे एटलीस्ट 40% तो है। प्रमोटर्स को ही विश्वास नहीं है क्या इस शेयर्स के ऊपर, तो ये एक बैड पॉइंट है यहाँ पे ये माइनस पॉइंट इसका आ गया। और DIIs का 37%, यानी कि म्यूचुअल फंड्स का, इन सब का, मतलब लोगों का जो पैसा है वो DIIs का 37% लगा हुआ है। FIIs ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसके अंदर, तो इट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। रिवेन्यू में थोड़ा कम है, टैक्स रेट भी थोड़ा कम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बाकी नेट सेल्स कंपनी की क्या हुई है पिछले मुकाबले, देखो डाउन होना तय है, क्योंकि देखो जून है, ठीक है। जून से सितंबर, अब आने वाले टाइम में सर्दियाँ आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लोग कम जो है इसकी परचेजिंग करते हैं वोल्टास के प्रोडक्ट्स, जो मेजरली AC एयर कंडीशनर्स की बात कर रहे हैं अपने, ठीक है। एक्सपेंडिचर भी ठीक है, कम हुए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेरे को ठीक लग रही है। बाकी आप इस चीज़ को ओवरव्यू कर सकते हो इस पूरी सीक्वेंस से कि हमें किस तरीके से इस चीज़ को देखना है। कंपनी के फ्लोज भी ठीक ठाक ही हैं। कंपनी ने डिविडेंड काफ़ी अच्छा दिया, कंपनी 2023 में भी 425 यानी कि 4.25 रुपीज़ का डिविडेंड देती है, डिविडेंड भी हर साल दे रही है। एंड इसके जो इन्वेस्टर है वो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, टाटा एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। तो टाटा की ही एक कंपनी है ये, जैसे डेफिनेटली टाटा उसके ऊपर लिखा होता है। एंड यहाँ पे अपने देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे क्वार्टरली रिपोर्ट भी इन्होंने दी है, और कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्म अबाउट कंप्लाइंस सर्टिफिकेट, इन्होंने जो सारे कंप्लाइंसेस हैं वो लगातार अपने पूरे करते चले जा रहे हैं, ऐसे ही नज़र आ रहा है। सो ओवरऑल कंपनी की अगर पूरी रिपोर्ट को देखा जाए, तो हम वोल्टास को क्या कर सकते हैं, उसके अंदर ऐड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अब अपने डिस्कस करते हैं इसके जो ट्रांजेक्शन्स हैं, इसके ट्रांजेक्शन्स हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, यानी कि हम देखते हैं कि किस तरीके से इसका टेक्निकल चार्ट हमारे साथ वर्क कर रहा है। ओके, तो लेट मी ऐड समथिंग, एंड हम ऐड करते हैं वोल्टास को। ठीक है, नाउ वोल्टास, अगर अपने वोल्टास को देखते हैं पूरे एक दिन के चार्ट के ऊपर, ओके, एंड तो ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है, लेकिन ठीक है। ओके, तो ये है वोल्टास का चार्ट पिछले 2022 से लेकर, जब 22 के अंदर मार्केट यहाँ पे ऐसे फ्लक्चुएट हुआ, देन इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे गिरा, देन अगेन मार्केट यहाँ पे फ्लक्चुएट हुआ, इसको ब्रेक करके फिर नीचे गिरा, देन अगेन दिस को, इस तरीके से मार्केट ने फ्लक्चुएट किया। तो मार्केट अब एक बहुत ही अच्छे कर्व के ऊपर है, यानी कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर टेक्निकल एनालिसिस है कर रहे हैं अपने, फंडामेंटली ये वोल्टास ने अपने आप को प्रूव किया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ बनेगी, इसकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी ये
इस रेंज के ऊपर, इस रेंज के ऊपर, यानी कि अगर ये 950 के आसपास आता है तब इसके शेयर को मैं बाय करने की सोच सकता हूँ। 950 से 970 तक के बीच की रेंज में अगर कहीं पे आ जाता है ये, तब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ, क्योंकि वहाँ से एक पुल बैक लेके मार्केट के अंदर ऊपर जाने की पूरी संभावना है। नाउ द नेक्स्ट द टारगेट विल बी माई दिस वन। फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस मैं 1300 के आसपास इसका क्या रखूंगा, टारगेट रखूंगा, और यहाँ से मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैंने पता किया कि मुझे जैसे ही ये 970 के आसपास आता है मुझे इसको क्या करना है, बाय करना है। मैं 50% क्वांटिटी 970 बाय कर लूंगा, और उसके बाद भी नीचे जाता तो 950 पे और 50% क्वांटिटी बाय करूंगा। एंड यहाँ से मेरा एक टेक्निकल प्लस दोनों चार्ट हो गए हैं। चलिए, अगर अपने सबसे पहले बात कर लेते हैं एक छोटे से शॉर्ट नोट्स की, कि हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी, किस तरीके से हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमने जो देखा है वो देखा है क्या, फंडामेंटल एनालिसिस किसका ओके है, वोल्टास का। ठीक है, टेक्निकल चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस जब हमने किया तो उसके अंदर हमने जो है वोल्टास को वोट दिए, और इसके अंदर हम किसका रख रहे हैं, 950 से 970 तक का टारगेट रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से, और टारगेट इसका हम रखते हैं 1300 के आसपास, यानी कि 15% क्वांटिटी हम 1200 के आसपास भी सेल आउट कर सकते हैं। दूसरी थिंग, एंड थर्ड थिंग, हमने कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन के अंदर हमारा वोल्टास विन हुआ। ठीक है, तो दिस इज अ स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस ऑफ द वोल्टास एंड स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ एयर कंडीशनर स्टॉक। ठीक है, एयर कंडीशनिंग स्टॉक को हमने चेक किया, जितने भी हमारे एयर कंडीशनिंग स्टॉक से, कि हमने इसके अंदर किस तरीके से ट्रेड लेना है और किस तरीके से हम इसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। एंड डेफिनेटली आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो डेफिनेटली मेरा भी एक हौसला बढ़ता है कि हमें और भी ऐसे कंटेंट बनाने हैं, और डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छा नॉलेज यहाँ पे आपका भाई देता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।